नमस्कार दोस्तों, मैं विकास एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की क्लास है और उसमें एक बेहद ही रोचक टॉपिक के साथ मैं आपके सामने आया हूं। ये जो टॉपिक है इसका नाम है मुगल भारत में मनसबदारी व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम इन मुगल इंडिया। तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मुगलों का इतिहास है, उससे पहले सल्तनत काल का इतिहास है और मोटे तौर पर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो आप ये जानते हैं कि मनुष्य जब से इस धरती पर आया है तब से अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक क्रियाकलापों में उसका जो है एक तरह का इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन समय समय पर उसमें बड़े बदलाव आते रहे हैं। हम देखते हैं कि हंटिंग और गैदरिंग यानी खाद्य संग्रहण से शुरू होकर वह नई नई प्रणालियों, कृषि, उसके बाद फ्यूडलिज्म, उसके बाद अलग अलग तरह की व्यवस्थाएं अलग अलग समाजों में, अलग अलग संसार के भागों में हमें देखने को मिलती हैं। तो भारत में भी कुछ नई नई व्यवस्थाएं जो आर्थिक रूप से और अन्य प्रकार के उपक्रमों में काम आ रही थी, वो परिवर्तित समय के साथ होती रही। तो हम जैसे कि जानते हैं सल्तनत काल में इक्ता सिस्टम था, उससे पहले भारत में सामंतवाद था, लेकिन मुगलों ने कुछ ऐसी नई व्यवस्थाएं शुरू की जो अपने आप में पहले की व्यवस्थाओं से काफी अलग अलहदा थी, बहुत ही डिफरेंट थी। तो वी हैव टू सी ऑल दोस थिंग्स अंडर दिस नेम नोन एज मुगल इंडिया। मुगल इंडिया में बहुत बड़े बड़े प्रशासनिक सुधार हुए, राजस्व यानी रेवेन्यू में सुधार हुए, एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार हुए, सेना में सुधार हुए। तो उसी की एक कड़ी थी मनसबदारी सिस्टम यानी मनसबदारी व्यवस्था। तो आज की कक्षा में जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मनसबदारी व्यवस्था। तो आगे बढ़ते हैं, हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि मनसबदारी का अर्थ क्या है। तो मनसबदारी व्यवस्था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, मनसबदारी व्यवस्था एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था जिसमें बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व किया गया। तो सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि मनसबदारी व्यवस्था आई कब। तो बाबर 1526 में भारत में आया, आप सभी जानते हैं, पढ़ा होगा। जो नहीं जानते हैं वो जान ले, 1526 में बाबर फरगना अफगानिस्तान से भारत में आया। उसके बाद उसका बेटा हुमायूं और बीच में कुछ सालों के लिए शेरशाह सूरी, जो कि एक अफगान या सूर शासक था, कह सकते हैं हम उसको, वो आया। उसने काफी सारे रेवेन्यू में जो बदलाव लाए और बहुत सारे चेंजेस किए। और अकबर को, जो कि मुगल बादशाहों में सबसे फेमस नाम है, अकबर के बारे में कहा जाता है कि वो शेर शाह का अग्रगामी था, यानी कि ही यूज्ड टू फॉलो ऑल द थिंग्स दैट शेर शाह इनिशिएटेड। तो शेर शाह के द्वारा की गई चीजों को अकबर ने अपनाया था। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें जो अकबर ने अपनाई थी, उनमें से एक व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था। तो हम ये नहीं कह सकते कि शेरशाह ने मनसबदारी व्यवस्था को शुरुआत कर दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ आइडियाज, कुछ चीजें ऐसी हुई थी शेरशाह के शासनकाल में जो मनसबदारी व्यवस्था से मिलती जुलती थी। तो 1567 अकबर के राज्यारोहण के 11वें साल में, आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने 14 साल की उम्र में, 14 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही वाज एंथ्रोन्ड, उसको गद्दी प्राप्त हो गई। 14 साल की आयु में गद्दी प्राप्त हो गई और बैरम खान उसका संरक्षक था। उसके लगभग 11 वर्ष पश्चात हमें देखने के लिए मिलता है कि उसने एक व्यवस्था शुरू की जिसे हम मनसबदारी व्यवस्था के रूप में जानते हैं। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसका अगर मूल देखा जाए तो ये चंगेज खान, जो एक मंगोल आक्रमणकारी था, उसके द्वारा अपनाई गई एक विधि, एक प्रणाली जिसका नाम था दशमलव प्रणाली, उससे मिलती जुलती ये एक व्यवस्था थी। ठीक है, तो अकबर के 11वें साल में जो है ये व्यवस्था शुरू हुई। इस व्यवस्था की खास बात यह थी कि ये भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढली हुई थी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब तुर्क भारत में आए 12वीं शताब्दी, या आप कह सकते हैं उससे थोड़ा पहले, जब भारत में तुर्कों का प्रवेश होने लगा था,
और उन्होंने अपने प्रशासनिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन लेकर वो भारत में आए थे, तो उन्होंने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इक्तेदारी से जो इक्तेदारी सिस्टम था उसकी अपनी अलग विशेषताएं थी, तो उसमें भी कुछ भारतीयकरण किया गया था। भारतीय जो सामंतवादी गुण थे उनको अपनाया गया था। ठीक ऐसे ही मनसबदारी व्यवस्था में भी कुछ ऐसे गुण थे जो कि भारतीय परिस्थितियों में जो है वो लागू होते थे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मनसबदारी व्यवस्था थी, एंड दिस सिस्टम नोन एज मनसबदारी सिस्टम, व्हाट वाज द की फीचर्स ऑफ दिस, what were the key points when we try to understand Mansabdari system? What were those relevant points that we have to understand and we have to mug up? वो कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, जो कि हमें परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, चाहे वो मेंस की परीक्षा हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो। तो हमें किसी भी परीक्षा में मनसबदारी व्यवस्था नाम के टॉपिक को भूलना नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस मनसबदारी व्यवस्था का जो उद्देश्य था वो राज्य को एक सैन्य दृष्टि से बहुत ही मजबूत करना था और ऐसी एक व्यवस्था कायम कर देनी थी जिससे न केवल युद्ध काल में बल्कि अन्य समय पर भी जो है एक व्यवस्था बनी रहे। कोई विद्रोह का समय हो या किसी भी तरह की अन्य समस्या हो, मनसबदारों का सहयोग प्राप्त हो सके। और ये न केवल एक सैन्य व्यवस्था थी बल्कि ये एक प्रशासनिक व्यवस्था का एक मजबूत अंग था जिसमें हायरार्की थी। हायरार्की मतलब क्या होता है? व्हाट इज हायरार्की? हायरार्की मतलब एक अनुक्रम जिसमें ऊपर से नीचे तक अलग अलग जो है प्रशासनिक अधिकारियों का वर्चस्व होता है और एक अधिकारी को अपने से निम्न या कनिष्ठ अधिकारियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। तो मनसबदारी व्यवस्था की भी यही कुछ खूबियां थी। एक इसका उद्देश्य जो था, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर सेकंड पॉइंट, राज्य विरोधी भावनाओं को कम करना। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आप जानते हैं कि जब अकबर गद्दी पर बैठा तो उस समय पर बहुत सारे जो हैं जो व्यवस्थाएं वो ठीक नहीं थी। अकबर की उम्र बहुत कम थी, बैरम खान का उसको संरक्षण प्राप्त था, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी जो है कार्य को चलाना था, कार्य को करना था और बहुत सारे लोग विरोधी थे। तो उन विरोधियों को संतुष्ट करना, उन विरोधियों को पद देकर उनको मनाना, ये इस नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग था। यानी कि जो सरदार आपसे संतुष्ट नहीं हो, या हो सकता है कुछ रिश्तेदार या कुछ आप ही के वंश के लोग हों जो आपके विरोधी हो, तो उनको बड़े बड़े मनसबदारी पद देकर उनको संतुष्ट करना था। तो मनसबदारी व्यवस्था का केवल इतना मतलब नहीं था कि वो आप जो है सेना को मजबूत कर रहे हैं, उसके अनुक्रम को मजबूत कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को सेटिस्फाई करके विरोधी भावनाओं को भी समाप्त करना था। इस मनसबदारी व्यवस्था की कुछ अन्य विशेषताएं थी, जैसे कि आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये कई प्रकार के जो अमीर वर्ग था, अमीर और उमरा वर्ग, मुगल प्रशासन की बहुत ही खास विशेषताएं। जब हम हुमायूंनामा पढ़ते हैं, गुलबदन बेगम ने जो लिखा, तो हम ये जानते हैं कि अमीरों के बीच में एक बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता था और वो मिलकर राजा को या शासक को, या बादशाह कहें तो ज्यादा ठीक होगा, बादशाह को गद्दी से उतार सकते थे। वो इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते थे। सल्तनत काल से ही हम देखते आ रहे थे कि किस प्रकार से बलबन ने 40 अमीरों के दल के साथ मिलकर जो है गुलाम वंश पर अपना कब्जा कर लिया था। तो इस तरह की जो मजबूत जो लोग थे, जिसे अभिजात्य वर्ग, जेंट्री कहते हैं, द जेंट्री क्लास विच हैज टू बी कंट्रोल्ड, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है मनसबदारी व्यवस्था एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में काम कर रही थी। और इसमें सभी व्यवस्थाओं को सिंक्रोनाइज करने की, सभी व्यवस्थाओं को आपस में जोड़ने की एक असीम संभावना निहित थी। आप देख सकते हैं कि अमीर वर्ग, जिसमें आपके बहुत सारे जो हैं काजी उल कजात जैसे पद, सदर जैसे पद, और दूसरे जो हैं आमिल और इस तरह के बड़े जो पद थे, उन लोगों को आपस में जोड़ना, सिविल अधिकारियों को आपस में जोड़ना, और जो सैनिक अधिकारी थे उनको आपस में जोड़ना, इस तरह की जो है वो पॉलिसी मनसबदारी के अंतर्गत देखी जा सकती है।
तो जो मनसबदार थे उनकी नियुक्ति कैसे होती थी और उन पर कंट्रोल कैसा रहता था, तो इसके बारे में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अकबर का जो राजत्व सिद्धांत है, जो अकबर की किंगशिप थ्योरी है, जो हमें अबुल फजल की किताब आईन अकबरी में मिलती है, उसके अनुसार जो है सर्वप्रभुत्ता, जो सॉवरेंटी है, जो पावर है, दैट एक्कोज विद इन द किंग, यानी कि ईश्वर की छाया धरती पर जो है वो बादशाह है, वो जिल्ले इलाही है, वो फरे इज्जती है। तो ऑल इन ऑल जो है हम कह सकते हैं कि वो सर्वे सर्वा है, अंतिम अधिकार भी उसी का है। तो बड़े मनसबदारों को नियुक्त करना हो और उनकी एक व्यवस्था को कायम करना हो, वो सभी जिम्मेदारियां कह सकते हैं आप कि बादशाह के अंदर ही निहित थी। तो अकबर ने ही इसकी शुरुआत की थी और अकबर का ही राजत्व सिद्धांत हम समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ये समझ में आता है कि मनसबदारों पर जो पूर्ण नियंत्रण होता था, जो अंतिम नियंत्रण होता था, वो बादशाह द्वारा ही किया जाता था। एक खास बात जो थी मनसबदारी व्यवस्था की, वो ये थी कि ये वंशानुगत नहीं थी। इट वॉज नॉट हेरिडेटरी। हेरिडेटरी राइट्स से दिक्कत ये होती है, आप ये जान सकते हैं कि अगर एक सैनिक का बेटा सैनिक बनेगा और एक सेनापति का बेटा सेनापति बनेगा और एक शासक का बेटा शासक बनेगा, तो कई बार अयोग्य लोगों का सिस्टम में प्रवेश कर जाना आसान हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये व्यवस्था हेरिडेटरी नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी, बाप का जो किसी बड़े पद पर जो बाप है उसका बेटा वो नहीं बनेगा, तो इस व्यवस्था का फायदा ये था कि योग्य अधिकारियों को, योग्य व्यक्तियों को चुना जा सकता था और उनको मनसबदार उनकी योग्यता के हिसाब से, उन योग्यता के अनुसार दिया जा सकता था। तो उनके अधिकारों पर भी कंट्रोल रखा जा सकता था, उनके अधिकारों को बढ़ाया और घटाया जा सकता था, उनको कुछ विशेष कार्य करने के लिए भी दिए जा सकते थे और सामान्य दिनों में उनके कुछ कार्य होते थे जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जो मनसबदार के मुख्य कार्य हैं। इससे पहले हम इसकी व्यवस्था की कुछ और विशेषताओं को देख लेते हैं। तो एक इसका महत्वपूर्ण बिंदु यह था, जो कि मैं पहले ही डिस्कस भी कर चुका हूं, ये सार्वजनिक व्यवस्था थी। दिस वाज ए पब्लिक सिस्टम इन विच वन कैन गो ऑन द हायर पोस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द फेथफुलनेस, यानी कि राज्य के प्रति निष्ठा के आधार पर, राज्य के प्रति एक स्वामी भक्ति के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी भी पद तक जा सकता था। इस व्यवस्था की बड़ी खास बात थी कि कोई निचले तबके का व्यक्ति भी अपनी निष्ठा के आधार पर, अपने कार्यों के आधार पर एक महत्वपूर्ण पद को स्थापित प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा इसमें कई अन्य जो है वो बात थी, जैसे कि ये एक प्रशासनिक सेवा तो थी ही, इसके अलावा इसमें 2 प्रकार का के जो है वो पद हमें देखने के लिए मिलते हैं। एक तो था जात और एक था सवार। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर भी लिखा हुआ है जात और सवार पद। तो ये जात और सवार क्या है, ये आपको समझना होगा, क्योंकि जब भी हम लोग मनसबदारी को समझने की कोशिश करते हैं तो ये स्टूडेंट्स में ये खासकर रहता है कि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है, ये कहना क्या चाहते हैं वो समझ नहीं पाते हैं। तो जात जो पद था वो वेतन और उसकी स्थिति का बोध कराता था, यानी कि वो व्यक्ति विशेष जो मनसबदार है वो किस प्रकार का जो है वो उसका पद है और उसकी वास्तविक स्थिति क्या है, व्हाट इज द रियल कंडीशन और व्हाट इज द रियल पावर दैट इज कंटेन्ड विद इन हिम, उसकी असली स्थिति क्या है, तो वो उसको क्या कहेंगे, ये उसका जात है। सवार क्या है, सवार होता था उसके पास कितने घुड़सवार हैं, घुड़सवार और घोड़ों की संख्या उसके सवार पद को दिखाती, यानी कि जात उसकी अपनी व्यक्तिगत स्थिति, अपनी इंडिविजुअल पावर को दिखाती थी, इंडिविजुअल उसकी जो है सिचुएशन, उसको कितना पैसा मिलता है, इट डिनोट्स दैट। एंड सवार व्हाट डज इट डू, इट यूज्ड टू डिनोट द नंबर ऑफ द हॉर्सेस एंड द हॉर्समैन दैट ही यूज्ड टू कीप विद हिमसेल्फ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 2 प्रकार के शब्दों का प्रयोग मनसबदारों के लिए किया जाता था, उनके पद के अनुक्रम को दिखाने हेतु, उनके पद की प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए, और उनके पास कितने संख्या में घुड़सवार हैं, कितने संख्या में उनके पास घोड़े हैं, इसको दिखाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता। तो आगे चलते हैं हम। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप समझ चुके हैं।
कि इसकी विशेषता क्या थी। ये एक प्रशासनिक पद थे, इसमें एक हायरार्की थी, इसमें एक अनुक्रम था, ये अनुवांशिक नहीं था। इसके अलावा इसमें जात और सवार नाम के दो पदों को रखा गया था। एक जात जो है वो व्यक्तिगत उसकी हैसियत को दिखाता था, सवार उसकी जिम्मेदारी को दिखाता था, यानी कि कितने घोड़े और घुड़सवार उसके पास हैं। तो इतनी बात आपको यहां तक समझ में आ सके। तो अब हम आगे देखेंगे कि समय समय पर मनसबदारी व्यवस्था में भी कुछ विशेष परिवर्तन किए गए। व्हाट वर दोज चेंजेस? दोज वर टेकन इनटू कंसिडरेशन एट टाइम्स टू मेक इट मोर पॉपुलर एंड मेक इट मोर बेनिफिशियल फॉर द स्टेट। एक राज्य के लिए बेहतर से बेहतर बनाने के लिए मनसबदारी व्यवस्था में वो कौन से परिवर्तन हैं जो आत्मसात किए गए, जो समझे गए और बताए गए। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 1595 यानी कि अकबर जब अपने अंतिम 10 वर्षों में था। अकबर की मृत्यु कब हुई है? 1605 में। तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु हुई है, उससे पहले भी अकबर जो है बहुत एक्टिव था और बहुत तरह के काम कर रहा था। तो उनमें एक जो उसने सुधार किया था, मनसबदारी व्यवस्था को और अधिक मजबूत और बेहतर करने की उसने चेष्टा की थी। तो हाउ डिड ही मेक इट मोर strengthen? How did he make some changes which were relevant for this time? तो नंबर एक जो था, जो 1595 में 1595 में जो चेंज हुए थे, उसमें नंबर एक जो चेंज था दैट वाज कि मनसबदारों की 3 श्रेणियां बनाई गई। देयर वर 3 कैटेगरीज विच वर known, which were taken into consideration. One of the category was जिसमें जात और सवार बराबर होते थे। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई मनसबदार को 5000 का जात दिया गया, 5000, 5000, 10,000, 2000, these are the numbers by which we used to understand the power, the hierarchy or the post of that person who is a मनसबदार। इस 5000, 2000, 3000 की संख्या द्वारा हम उसकी स्थिति का पता करते हैं। तो पहली प्रकार की जो कैटेगरी थी उसमें क्या होता था, 5000 अगर आपका जात है तो 5000 ही आपका सवार है। यानी कि अगर आप 5000 के जात हैं, यानी कि आपकी पर्सनल जो आइडेंटिटी है वो 5000 की है, तो आपके पास सवार यानी घुड़सवारों की संख्या या घोड़ों की संख्या भी बराबर है। नाउ वी अंडरस्टैंड द सेकंड कैटेगरी। जो दूसरी कैटेगरी वो क्या थी, उसमें क्या होता था, द नंबर ऑफ द सवार्स वर लेस देन द हाफ ऑफ द जात। यानी कि जो जात की संख्या है वो जो है सवार की संख्या से दुगनी होती थी। यानी कि जात अगर 500 है तो सवार जो है वो 250 होगा, या 250 या 300 हो सकता है मैक्सिमम, यानी कि आधे से कुछ ज्यादा। ठीक है, तो यानी कि आपकी पर्सनल आइडेंटिटी तो हो सकती है 5000 की हो, लेकिन आपको जो घुड़सवारों को मेंटेन करना है, अपने पास रखना है, वो 2500 या लगभग 3000 के लगभग हो सकता है। तो यानी कि जिम्मेदारी आधी और पद बड़ा। पहले वाले में क्या था, जो पद है वही आपकी जिम्मेदारी है। दूसरे वाले में क्या है कि आपको जितनी जिम्मेदारी मिली है उससे मतलब उसका दोगुना आपका पद है, यानी कि आपका पद बड़ा है और जिम्मेदारी छोटी है। और तीसरे में उसका ठीक उल्टा, यानी कि आपका जो है जात यानी कि आपकी पर्सनल जो है आइडेंटिफिकेशन इज लेस बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर। ठीक है, तो इस प्रकार के उसमें आप देखते थे कि आपका जो है माफ कीजिए, तीसरे वाले में क्या था कि आपकी जो जिम्मेदारी थी वो आधे से भी कम थी। यानी कि पहले वाले में बराबर, दूसरे वाले में लगभग आधी, और तीसरे वाले में आपकी जो है वो जात जो है वो आधे से भी कम उसका सवार होता था। तो इस प्रकार के तीन वर्गीकरण जो है वो मनसबदारी सिस्टम में हमें दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ और भी तरह के वर्गीकरण थे। मनसबदारी सिस्टम को जब हम समझते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो उनकी पावर होती थी, जो उनकी जिम्मेदारियां होती थी, उसके हिसाब से भी उनका वर्गीकरण किया गया था और अलग अलग नामों से उनको पहचाना जाता था। So this way we can understand that they were recognized with different names in accordance to their post, in accordance to their power. तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसके बारे में समझने के लिए। तो
मनसबदार, केवल मनसबदार किसको कहा जाता था? जिसके पास 500 या उससे भी कम, जिसके पास क्या होते थे, मतलब जिम्मेदारी होती थी, 500 या उससे भी कम घुड़सवार होते थे। ठीक है, तो इसको हम कहते थे 500 का मनसबदार, या इस तरह का जो भी होता था, केवल उसके लिए जो शब्द यूज होता था उसे हम कह सकते थे मनसबदार। इसके बाद देखते हैं कि एक और कैटेगरी है जिसमें जो है पद अनुक्रम बढ़ जाता है, उसकी पावर बढ़ जाती है। तो उसमें क्या देखते हैं कि 500 से लेकर 2500 के मनसबदार हमें दिखाई देते हैं, जिनके लिए एक शब्द प्रयोग होता है अमीर। तो इन्हें हम कहते हैं अमीर। तो 500 से लेकर 2500, 500 to 2500 का ये जो कहलाते थे वो अमीर थे। इसके अलावा और भी होते थे, जैसे 2500 से जो अधिक थे, those who were having the power of 2500 or more than that were known as umra. They were known as umra. या उनके लिए एक और शब्द प्रयोग हुआ है। what is that word? That is अमीर ए आजम। क्या कहते हैं उसको? अमीर ए आजम। तो अमीर ए आजम या उमरा उन मनसबदारों को कहा जाता था जिनका पदानुक्रम में 2500 से अधिक इनका होता था। इसके अलावा जो इनसे ज्यादा के मनसबदार होते थे, यानी कि वो मनसबदार, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो मनसबदार जो 2500 से ज्यादा के होते थे, उस तरह के जो पोस्ट थी वो वली अहद, यानी कि वली अहद किसको कहते हैं? राजकुमारों को। तो वो राजकुमारों के लिए जो है वो चीजें रखी गई थी। तो राजकुमारों को वो पद दिए जाते थे। तो राजकुमारों को 5000 से ऊपर का पद दिया जाता था, या सगे रिश्तेदारों को वो पद दिए जा सकते थे। तो ये पॉइंट आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गए होंगे। तो 4-5 तरह के इसमें आपने देखे, एक तो अमीर है, एक खाली मनसबदार है, और फिर अमीर अल उमरा है, और इसके बाद वली अहद को दिए जाने वाले पद थे जो 5000 से ऊपर होते थे, अक्सर 10,000 तक ये जाते थे। तो मैक्सिमम जो देखने के लिए मिलते हैं हमें अकबर के काल में, वो 10,000 तक के मनसब देखने के लिए मिलते हैं। तो 10,000 का मनसब ज्यादातर किसको दिया जाता था? जो वली अहद हो, जो राजकुमार हो, who were prince, who were having the royal blood in their veins, जो अपनी भुजाओं में, अपने शरीर में जो है शाही खून को रखते थे। अच्छा, ये तो हुई कुछ बातें कि इसका वर्गीकरण कैसे किया जाए। तो वर्गीकरण भी आपने कई स्तर पर किया कि एक तो आपने किया कि इनके जात और सवार के आधार पर किया, एक आपने किया कि इनके नंबर ऑफ ट्रूप्स के आधार पर किया, यानी कि कितनी उनके पास पावर्स थी और क्या थी। और इसके अलावा हम ये देखते हैं कि कुछ खास तरह की पद्धतियां, कुछ खास तरह के जो चीजें थी, उनको जो है समाहित किया गया किसके अंतर्गत? वो समाहित किया गया मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत। तो उन जो चीजें हैं वो क्या है, उनको भी हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था अपने आप में इतनी एक बड़ी व्यवस्था है दैट इट कैन नॉट गो ओनली इन इटसेल्फ। अपने आप में ये नहीं चल सकती। दे नीड टू हैव some other systems to propel it with coordination। ठीक है, तो और क्या क्या व्यवस्थाएं थी जो मनसबदारी व्यवस्था के साथ चलने लगी थी? तो उनमें से एक व्यवस्था थी दाग एवं चेहरा। तो आप लोग जिन्होंने सल्तनत काल को पढ़ा होगा, समझा होगा, वो जानते होंगे या सुना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भी बहुत सारी व्यवस्थाओं की शुरुआत की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो कुछ चेंजेस किए थे वो क्या थे? उनमें दाग और चेहरा का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल था। जब उसने सैन्य सुधार किए थे उसमें दाग और चेहरा के बारे में हम लोग जानते हैं। दाग और चेहरा क्या है? दाग इज द स्टैंपिंग ऑफ व्हाट? स्टैंपिंग ऑफ हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों को स्टैंप करना, घोड़ों पर मार्क लगाना। तो ये अकबर के 18वें वर्ष में, यानी कि लगभग 1574 के आसपास, 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा। 1574 की बात है कि उसने भी दाग एवं चेहरा को और बेहतर करके अपने यानी कि मनसबदारी सिस्टम के अंतर्गत उसको इंट्रोड्यूस किया। इसका फायदा क्या था? व्हाट वाज द यूज ऑफ इट? यू मे अंडरस्टैंड दैट अगर घोड़े के ऊपर शाही मोहर नहीं लगी होगी, शाही स्टैंप नहीं लगी होगी, तो वो कोई और भी उस घोड़े को ले जा सकता है, या
उसकी गिनती जो है दूसरा मनसबदार अपने पास करवा सकता है। तो दो प्रकार की मोहरें, दो प्रकार के जो स्टैंपिंग है वो की जाती थी घोड़ों के ऊपर। एक तो शाही मोहर होती थी और दूसरी होती थी मनसबदार की मोहर। इस प्रकार से एक घोड़े की गिनती एक ही बार हो पाती थी और जरूरत पड़ने पर ऐसा नहीं होता था कि उसको जो है 2 बार गिन लिया जाए और जरूरत पड़ने पर वो मौजूद ही नहीं हो। तो इस प्रकार की करप्शन को दूर करने के लिए दाग की आवश्यकता पड़ी। चेहरा क्या होता है? चेहरा होता है हुलिया रखना, आइडेंटिफिकेशन रखना। टू कीप द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए सोल्जर वॉज वेरी नेसेसरी। यू नो, इन दैट एज दे डिड नॉट हैव एनी फोटोग्राफ फैसिलिटी। उनके पास किसी प्रकार का फोटो चित्र खींचने की कोई सुविधा नहीं थी। तो वो क्या करते थे? एक सैनिक का हुलिया लिखते थे। जैसे इस सैनिक के मुंह पर यहां तिल है, इसकी हाइट इतनी है, इसका पैर टूटा हुआ था, या समथिंग लाइक दैट। सो दे यूज्ड टू कीप ईच एंड एवरी रिकॉर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्जर। इट वाज वेरी नेसेसरी। ये बहुत जरूरी था और ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इस सेंस में था क्योंकि इन्हें लगातार युद्ध लड़ने पड़ते थे और अपने सैनिकों की संख्या को जो है वो निर्धारित रखना पड़ता था। ठीक है, और ये भी इसलिए जरूरी था कि कहीं दुश्मन का सैनिक आपकी सेना में घुसकर जो है वो नुकसान ना पहुंचा दे। अगर सबका आइडेंटिफिकेशन लिखा हुआ है, सब कुछ है, तो इट वाज वेरी इजीली रिकॉग्नाइजेबल कि वो कोई भी व्यक्ति वहां पर प्रवेश नहीं कर सके। तो इसके लिए अकबर ने एक व्यवस्था की थी जिसके लिए उसने एक अलग विभाग, एक अलग डिपार्टमेंट की जो है शुरुआत की, जैसे कि आप देख सकते हो, जिसका नाम था दाग ए मुहाली। दाग ए मुहाली नाम का एक जो है सिस्टम बनाया गया, एक डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसमें जो अधिकारी जो है उसका मेन काम यही होता था कि वो सभी के हुलिया को लिखे, सभी के आइडेंटिफिकेशन को लिखे। इसके बाद जो है एक व्यवस्था की खास बात यह थी कि मनसबदारी व्यवस्था में, जैसे कि मैंने पहले बताया था, देयर वर नो हेरिडेटरी राइट्स। अनुवांशिक अधिकार थे ही नहीं। तो उसका फायदा क्या था? उसका फायदा यह था कि कोई भी उसका जो मनसबदार का बेटा या बेटी था, दे कुड नॉट क्लेम फॉर द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मनसबदार। उस मनसबदार की जो राशि उसने इकट्ठी की थी उस पर क्लेम नहीं कर सकते थे। हाँ, उसका कुछ अधिकार अवश्य बनता था, लेकिन वो अधिकार उसको प्राप्त होता था कब? जब वो मुतालबा जो है वो जमा कर देता था। मुतालबा क्या था? मुतालबा एक ऐसी धनराशि थी जो उसके हिसाब किताब में बसती थी, यानी कि उस मनसबदार ने जो भी काम किए थे अपनी मृत्यु तक, उसके हिसाब किताब को वापस पूरा करके खजाने में भर के उसके बाद जो भी बचता था वो उसके रिश्तेदारों में और उसके बच्चों में, उसकी औलादों में बांट दिया जाता था। तो दिस वाज वन ऑफ द सिस्टम नोन एज मुतालबा। मुतालबा की प्राप्ति के बाद जो है मनसबदारी जो है उसकी समाप्त हो जाती थी, और ऐसा भी नहीं था कि उसके किसी रिश्तेदार को मनसबदारी दी जाती थी। तो एक और सिस्टम होता था जिसे कहते थे मसरूर। क्या कहते थे? मसरूर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मसरूर? मसरूर का मतलब यह था कि जब कुछ मनसबदारों को किसी खास अभियान पर भेजा जाता था, व्हेन दे वर सेंट ऑन ए वेरी पर्टिकुलर एक्सपीडिशन, their power and their post was increased. Why this was increased? Because they wanted to show more power to the foe, more power to the enemy. अपने शत्रु को ज्यादा पावर दिखाने के लिए उसकी शक्ति को बढ़ाकर भेजा जाता था, उसको सेनापति बनाकर भेजा जाता था, उसको जैसे कई सारे जो पद होते थे जिसमें बहुत सारे जो है सैनिक पद भी थे, उन सैनिक पदों को, उन सेनापति पदों को बनाकर उनको भेजा जाता था। तो इस प्रकार से मनसबदार की जो है भूमिका को बढ़ा दिया जाता था। मनसबदार की भूमिका को काफी हद तक बढ़ा दिया जाता था। उसको बढ़ाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही था कि उनको जो है, ताकि उनकी पावर्स को बढ़ाकर दिखाया जा सके। इसके अलावा कुछ और भी चीजें थी जो की जाती थी, जैसे कि जो 10 सवार यानी कि 10 घुड़सवार थे उनको 20 या 22 घोड़े दे दिए जाते थे, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि एक घोड़े को दिन रात काम पर नहीं लगाया जा सकता था, तो उनको उनकी हैसियत के हिसाब से, उनके कामों के हिसाब से भी उनके लिए घोड़ों की वृद्धि कर दी जाती थी। तो इस तरह के छोटे छोटे कई तरह के काम होते थे। और
तो एक घोड़ा रखने वाला जो घुड़सवार था, उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है उसको नीम सवार के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं उसको? नीम सवार। और इस प्रकार से कुछ कुछ जो है परिवर्तन कर दिए जाते थे। तो कुछ व्यवस्था की कुछ और भी विशेषताएं थी जो मनसबदारों पर लागू होती थी। जब कभी मनसबदार किसी प्रकार के करप्शन में लिप्त हों या किसी प्रकार की गलती करें या वो रेवेन्यू वसूल करने में कोताही बरतें, ठीक से ना वसूल करें। हालांकि मनसबदारों का मुख्य काम रेवेन्यू वसूल करना नहीं है, वो जागीरदारों का काम है। मैं आपको बता देता हूं, पहले जब जागीरदारी सिस्टम पढ़ेंगे आप तब समझेंगे। लेकिन कुछ मनसबदारों को जागीरें दी जाती थी ताकि वो अपनी जो है आवश्यकताएं पूरी कर सकें, क्योंकि उनको पैसा नहीं देना पड़ता था। फिर अगर आप उनको जागीरें दे देंगे, उनको जगह दे देंगे, तो वो उसमें से एक राजस्व वसूल करेंगे, रेवेन्यू वसूल करेंगे। दैट वाज नोन एज महसूल। महसूल कहते थे रेवेन्यू को। और उस वसूल करने के बाद उसका 1/4 या 1/5 या 1/3 जो भी निर्धारित हो, विच एवर वॉज डिसाइडेड, वो अपने पास रखते थे। एंड रेस्ट ऑफ द मनी वॉज सेंट टू दी ट्रेजरी, शाही खजाने में दूसरी जो है वो भेज दी जाती थी। तो एक स्थिति ऐसी आती थी कि इसमें से अगर कोई दिक्कत है तो उनके कुछ वेतन को काट लिया जाता था, उनके कुछ पैसे को कट कर दिया जाता था। इसके लिए इस व्यवस्था का नाम था दामी। यानी कि प्रति 1 रुपये में से आप कह सकते हो 2 दाम, या आज के हिसाब से कह सकते हैं कि 2 पैसे काट लिए जाते थे, ताकि वो उस करप्शन को ना करे या किसी प्रकार की गलती को ना करें। तो इस व्यवस्था का नाम था दामी व्यवस्था। ठीक है। तो इस तरह की कई छोटी बातें हमें मिलती हैं जो कि यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछी जा सकती हैं या फिर स्टेट सर्विसेज में पूछी जा सकती हैं। तो आपसे कहूंगा मैं कि इन फैक्ट्स को बहुत ध्यान से सुनिए और नोट करिए, इनको याद रखिए। और जो मैं आपको आज बता रहा हूं, ये जो उत्तर है, इसका जो सवाल का जो उत्तर है, ये मेंस में भी आपके काम आएगा और किसी भी प्रकार की ऑब्जेक्टिव परीक्षा में भी ये बहुत सारी चीजें आपके काम आएंगी। तो दूसरी बात ये थी कि मनसबदार जो थे वो, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था, जागीर से धन तो प्राप्त करते थे लेकिन उनके अन्य अधिकार कुछ भी नहीं थे। यानी कि अगर आप ये देखें कि जैसे न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था या अन्य चीजें थी, वो मनसबदारों को नहीं मिलती थी। किसी विशेष परिस्थिति में कुछ लोग ऐसे होते थे जो मनसबदार भी होते थे और किसी विशेष पद पर भी जो है वो होते थे। तो ऐसा भी होता था, लेकिन सामान्य अवस्थाओं में ऐसा नहीं था कि मनसबदार जो है वही जो है वो किसी खास पद को, जैसे काजी उल कज़ात है, सदर सदर है, आमिल हैं या दीवान हैं, या इस तरह के बहुत सारे जो पद अनुक्रम थे, उनमें से कोई ऐसा नहीं था कि वो पद भी संभाल रहा है और वो मनसबदारी भी कर रहा है। मनसबदार विशेष रूप से वो लोग होते थे जो सेना के रख रखाव, सेना के साथ युद्ध लड़ना, मतलब जाना, उस तरह के लोग जो है वो मनसबदार थे। और कई बार ऐसा होता था कि उनकी जो सैन्य अधिकारी हैं उन्हीं को मनसबदार के रूप में अधिक से अधिक जाना जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात यह थी कि मनसबदारी व्यवस्था में समय के साथ कुछ और भी परिवर्तन आए। जैसे कि हमने देखा 1595 में अकबर ने कुछ परिवर्तन किए थे। उन परिवर्तनों के बाद मनसबदारी व्यवस्था और मजबूत हो गई थी, उसमें और ज्यादा जो है जो कुछ कमियां थी वो दूर हो गई थी। लेकिन समय के साथ फिर भी कुछ बदलाव आते रहे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जहांगीर के समय तक आते आते जनसंख्या भी बढ़ रही थी और ईरानी, तुरानी और लोकल जो मुसलमान थे, पठान थे, शेख जादाज और बहुत तरह का जो था वो ये जो है कॉम्बिनेशन था इसका, अमीर वर्ग का, अभिजात्य वर्ग का, विच वर नोन एज जेंट्री। सो जेंट्री हैड डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर ऑफ सेवरल रेसेस विद इन दैम। तो उन सभी रेसेस को सेटिस्फाई करना था, क्योंकि अगर किसी एक रेस को आप सेटिस्फाई नहीं करेंगे, किसी आप एक नस्ल के लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, तो आपके शासन के विरोधी हो जाएंगे। तो इन समस्याओं का सामना करने के लिए अलग अलग बादशाह, अलग अलग शासक अलग अलग चीजों को अपना रहे थे। ठीक है, जैसे कि हमने अकबर काल में कुछ परिवर्तन देखे जो हमें पता चलते हैं अबुल फजल की किताब आईने अकबरी से। इसके अलावा और भी बहुत सारी किताबें जो अकबर के टाइम में लिखी गई, जिसमें विशेष रूप से अब्दुल कादिर बदायूनी का नाम आता है, जिसमें मुंतखब उल तवारीख
मुंतखब उत तवारीख नाम की जो किताब है उसमें उन्होंने लिखा। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई कि चाहे वो राजस्व की बात हो, चाहे वो भूमि सुधार की बात हो, चाहे वो मनसबदारी के बारे में हो, वो सभी चीजें हमें इन किताबों से पता चल जाती हैं। ठीक है, तो मनसबदारी व्यवस्था में जो परिवर्तन आ रहे थे, जो खासकर जहांगीर के समय में आए, वो परिवर्तन कौन से थे, वो क्या थे, वो हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दो अस्पा एवं सी अस्पा नाम की व्यवस्था को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये जो दो अस्पा और सी अस्पा नाम की जो व्यवस्था है वो क्या है, ये हमको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो एक तो इसका फायदा ये था कि आप बिना जात को बढ़ाए हुए सवार को बढ़ा सकते थे। यानी कि अगर आपने किसी को 5,000 का मनसब बनाया है और उसको जिम्मेदारी आप दे सकते थे 8-10 हजार घुड़सवार की। अगर आप उसको 2 अस्पा का पद दे देंगे तो जितना उसका जात है उससे दुगनी संख्या आप उनको घोड़ों की दे सकते हैं या घुड़सवारों की दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर राजा मान सिंह जो अकबर के वो थे, उनको भी मनसब दिया गया था 10,000 का या उससे भी कम, थोड़ा कम का, तो उनको हो सकता है जिम्मेदारी, जैसे अगर उसको उनको 5,000 का मनसब बनाया गया तो उनको 10,000 घोड़ों की जिम्मेदारी भी दी जा सकती थी। किस व्यवस्था के अंतर्गत? 2 अस्पा के अंदर। 2 अस्पा मतलब दुगना, सी अस्पा मतलब 3 गुना, सी अस्पा मतलब 3 गुना। यानी कि अगर आप 5,000 के मनसब हैं तो आपको 15,000 घोड़ों तक की जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो आपका वेतन तो रहेगा 5,000 मनसब के हिसाब से, 5,000 जात के हिसाब से, लेकिन सवारों की संख्या आपकी होगी 15,000। तो 2 अस्पा और सी अस्पा व्यवस्था का मतलब ये था। तो ये जहांगीर के समय में जो है इंट्रोड्यूस की गई और इसके अपने फायदे थे। जहांगीर के काल की जो जानकारी है हमें अनेक स्रोतों से पता चलती है, जिसमें तुजुक के जहांगीरी नाम की किताब है जो मोतमिद खान ने लिखी। मोतमिद खान ने, तो मुतमईद खान या मोतमिद खान नाम से हमें नाम मिलता है, जिन्होंने तुजुक के जहांगीरी नाम की किताब लिखी। और ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर खुद भी लेखन करता था, तो उसने भी इस किताब में बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल अदा किया लिखने में। ठीक है, तो जहांगीर अपने आप में जो है वो बहुत ही कला प्रेमी था, पेंटिंग करता था। वो सब बातें हम लोग दूसरी क्लासेस में कर सकते हैं, फिलहाल हम मनसबदारी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शाहजहां ने भी कुछ चेंजेस किए, कुछ बड़े सुधार लेकर आया शाहजहां भी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मनसबदारी व्यवस्था लगभग जो है अकबर की 11वें वर्ष से शुरू हुई 1567 से, और जो है शाहजहां का टाइम वो है उस 1627 के लगभग। तो आप ये देख सकते हैं कि शाहजहां के आते आते काफी लंबा समय बीत चुका है, लगभग 60 सालों के करीब का समय हो गया है। तो इस समय में जो है वो जो परिवर्तन हो रहा है किसमें? अभिजात्य वर्ग की संरचना में। लोग जो हैं कुछ ईरानी, कुछ तुरानी, पठान, शेखजादा और न जाने क्या क्या, तो उनकी जो है जब उनकी जो फॉर्मेशन है उसमें जब चेंजेस आ रहे हैं तो उस फॉर्मेशन के हिसाब से भी कुछ ना कुछ मनसबदारी में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गई। तो एक तो ये था कि शाहजहां ने छटनी की, यानी कि बहुत सारे लोगों को जो जिनकी आवश्यकता नहीं थी उनको जो है पदच्युत कर दिया, यानी कि उनको हटा दिया। दोज वर डिसमिस्ड, दोज वर इरेडिकेटेड फ्रॉम देयर पोस्ट। ये तो उसने काम किया। दूसरा, उसने बहुत लोगों को जो, क्योंकि शांति शाहजहां के टाइम में ज्यादा थी, आप देखते हैं कि उसको कम अभियान करने पड़े, काफी ज्यादा फैल चुका था, मुगल साम्राज्य काफी अच्छी स्थिति में था, बहुत मजबूत था, तो विद्रोह भी कम हो रहे थे। तो उसने क्या किया, सेना से छटनी शुरू की। जो भी अयोग्य लोग थे, जो भी काम के नहीं थे, उनको हटाने की शुरुआत की। तो ये एक तो उसने काम किया। इसके अलावा उसने जिन मनसबदारों को वो देख रहा था लंबे समय से कि बहुत ज्यादा पैसा ले रहे हैं, बहुत ज्यादा तनख्वाह ले रहे हैं या बहुत ज्यादा राजस्व से अपना हिस्सा ले रहे हैं, उनके उसने नियंत्रण स्थापित किया, उनको कंट्रोल किया। तो ये एक तो शाहजहां के टाइम की बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा उसने कुछ खास जो है परिवर्तन किए थे, जिसके पीछे कुछ उद्देश्य थे। जैसे कि वो चाहता था कि खजानों को भरा जाए, यानी आपको पता ही है कि वो ताजमहल बनवा रहा था। इसके अलावा उसकी अपनी कुछ महत्वाकांक्षाएं थी, एम्बिशंस थी। पेंटिंग्स में उसका भी काफ़ी रुचि थी। उसके अलावा आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था।
तो वो चाहता था कहीं ना कहीं से कटौती करनी पड़ेगी। अगर वो कटौती नहीं करेगा तो हाउ वुड ही जनरेट सच ए बिग अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द आर्किटेक्चर एंड अदर स्टफ्स। तो कला, साहित्य, संस्कृति कब पैदा होगी? जब आपके पास बहुत ज्यादा धन संपदा और दूसरी चीजें होंगी। तो इसमें उसने उस व्यय को बचाने के लिए मनसबदारी में कुछ विशेष परिवर्तन किए और लोगों की यानी कि मनसबदारों की तनख्वाहों को कम कर दिया। इसके अलावा उसने कुछ रूल्स बनाए, जैसे कि जो हिंदुस्तान के अंदर रहते थे सरदार, मनसबदार, उनको उपज का 1/4 और 1/3 भाग दिया जाता था। 1/3 and 1/4 was given to those who were inside India during that time, and those who were outside India were given the 1/5 part of the land on which they were having their जागीर। तो जागीरदार भी होते थे कुछ लोग, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो अपने जागीर का केवल 1/5 ही वो रख सकते थे, बाकी उन्हें जो है वो जमा कराना पड़ता था ट्रेजरी में। तो उसने कुछ इस तरह के रूल्स बना दिए थे ताकि कहीं ना कहीं से पैसे को इकट्ठा किया जा सके और खजाने को मेंटेन किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा उसने कुछ महीना करके एक व्यवस्था शुरू की थी, जिसमें 4 महीने और 10 महीने की कुछ व्यवस्था थी और उसको महीना व्यवस्था के नाम से जाना जाता था, जिसमें 4 महीने में एक बार यानी कि एक फसल के हिसाब से जो है तनख्वाह दी जाती थी, यानी कि पेमेंट किया जाता था, और 10 महीना जो है वो लगभग पूरे साल के हिसाब से चीजें की जाती थी। तो ये कुछ सुधार थे उसके, ये कुछ परिवर्तन थे उसके, जो मनसबदारी व्यवस्था में कुछ आई हुई कमियों को, कुछ आई हुई करप्शन को दूर करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थान रखते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मनसबदारी व्यवस्था की कुछ खास बिंदु, खास पहलुओं पर हमने चर्चा की और हमने समझने की कोशिश की कि किस प्रकार से मनसबदारी जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी जो मनसबदारी की क्लास है वो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो हमारा जो चैनल है एजुकेटिंग इंडिया एकेडमी, मैं उस पर ये वीडियो अपलोड करूँगा। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप उसको सब्सक्राइब भी करेंगे, उसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे और अपने कमेंट्स जरूर लिखेंगे कि हम अपनी अगली वीडियोस में कौन से टॉपिक्स को लेकर आएं और हम किस सुधारों को अपनी वीडियो में करें। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ेंगे। धन्यवाद।